हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो में क्लास 12th एग्रीकल्चर के अध्याय फर्स्ट का पार्ट 3 है। हमने इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक मृदा के ऊपर है। सस्य विज्ञान अपने कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 3 है और इसमें आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मृदा के बारे में। तो आप लोग क्लास 11th में मृदा के बारे में लगभग पढ़ चुके हैं सारा। इस चैप्टर में केवल मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के बारे में बताया हुआ है। जिन लोगों के PDF लेनी है तो टेलीग्राम पर चैनल बनाया हुआ है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता को इंग्लिश में कहते हैं हम सॉइल फर्टिलिटी और मृदा उत्पादकता को कहते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उर्वरता क्या होती है? पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा के द्वारा उचित मात्रा और प्राप्य रूप में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता होती है। सीधा क्या याद रख सकते हो? मृदा के द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। या फिर मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। तो ये सीधी परिभाषा है। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता। तो आप ये परिभाषा अच्छे से याद कर लें। और किताब में आपके इसके पहले वाली परिभाषा दी हुई है। पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा के द्वारा उचित मात्रा में प्राप्य रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उर्वर मृदाएं। जो मृदाएं उर्वरक होती है उनके अंदर पोषक तत्व होने के साथ साथ में और क्या होना जरूरी है? तो मृदा की भौतिक संरचना सही होना चाहिए। मृदा के अंदर जल वायु का अनुपात सही होना चाहिए। कितना कितना होता है? तो जल भी 25% होता है और वायु भी 25% होती है। तो दोनों का अनुपात सही होना चाहिए। साथ में उस मृदा के अंदर जीवाणुओं की क्रियाशीलता अच्छी होना चाहिए। उस मृदा का तापमान भी उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, उर्वर मृदाएं उत्पादक हो भी सकती है अथवा नहीं भी, यानी कि जो उर्वरक मृदाएं हैं वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन उत्पादक मृदाएं हमेशा क्या होती है? उर्वर होती है। इसको कैसे समझोगे कि पहले इसको देखो, जो उत्पादक मृदाएं हैं यानी कि जिन मृदाओं ने उत्पादन दिया है, हमने खेत से उपज प्राप्त की है, तो उसके अंदर उस मृदा के अंदर कन्फर्म क्या है? पोषक तत्व हैं, यानी कि वो मृदा क्या है? उर्वर है। लेकिन मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं, मृदा उर्वर है, लेकिन वो उत्पादक हो भी सकती है अथवा नहीं भी। मिट्टी के अंदर भले ही पोषक तत्व हो, तुमने उसके अंदर फसल बो दी, तो फसल को बोने के बाद में यदि वातावरणीय दशाएं अनुकूल नहीं है, जैसे बाढ़ आ गई, पानी ज़्यादा हो गया, सूखा हो गया, तो फसल बर्बाद हो जाएगी, तो फिर हमारे को उत्पादन नहीं मिलेगा। तो उर्वर मृदाएं उत्पादन दे भी सकती है अथवा नहीं भी, लेकिन जिस मृदा ने उत्पादन दिया है वो मृदा हमेशा क्या होगी? उर्वर होगी। नेक्स्ट, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं। प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं और कृत्रिम कारक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारक जो नेचुरल है, कृत्रिम कारक जो मानव के कारण है। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? पहला, मृदा का पैतृक पदार्थ। दूसरा, मृदा की स्थलाकृति। तीसरा, मृदा आयु। 4 नंबर जलवायु। 5 नंबर मृदा प्रोफाइल की गहराई। 6 नंबर मृदा की भौतिक दशा। 7 नंबर मृदा अपरदन और 8 नंबर मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, तो ये 8 कारक है जो प्राकृतिक कारक है। उसके अलावा कृत्रिम कारक में क्या क्या है? तो जलाक्रांति, फसल प्रणाली,
मृदा की पीएच, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, मृदा जुताई की विधि और समय। तो इसमें से हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक कारकों के बारे में। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं और मृदा की उर्वरता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक कारक में सबसे पहला था पेरेंट मटेरियल, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं पैतृक पदार्थ। पैतृक का मतलब मिट्टी के माता पिता। मिट्टी के माता पिता कौन है? जिनसे मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा का निर्माण किनसे हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ है चट्टानों से। तो मृदा का पैतृक पदार्थ क्या है? चट्टान है। मृदा का निर्माण कहाँ से होता है? चट्टानों से होता है। अब जिस चट्टान में यदि पोषक तत्व ज़्यादा हैं तो उससे बनने वाली मृदा में पोषक तत्व ज़्यादा होंगे। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टानें और बालू पत्थर के टूटने से कौन सी मृदा बनती है? बलुई मृदा का निर्माण होता है। इन मृदाओं में सार की मात्रा कम होती है। जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें हैं और बालू पत्थर जो चट्टान हैं उनके टूटने से बलुई मृदा बनती है। बलुई मृदा में सार की मात्रा कम होती है और इन मृदाओं की उर्वरता भी कम होती है। दूसरी चट्टानों का उदाहरण दिया हुआ है। सारीय व अवसादी चट्टानों से कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है? भारी मृदाओं का निर्माण होता है। इनके अंदर सार की मात्रा अधिक होती है और इनकी उर्वरता भी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये दोनों उदाहरण आपको याद रखने हैं। दूसरा प्राकृतिक कारक आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति। यदि स्थल की आकृति समतल है तो वहाँ की मृदाएं उपजाऊ होगी। यदि असमतल है तो मृदाएं ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। कारण क्या है? तो पढ़ते हैं इसमें। पहाड़ी क्षेत्रों की और ढलान वाले क्षेत्रों की मृदाएं कम उपजाऊ होती है। कारण अपक्षालन, लीचिंग है। साथ में मृदा क्षरण कारण हो सकता है। मृदा क्षरण और लीचिंग क्या होती है? तो मृदा क्षरण क्या होता है? मिट्टी के कणों का जो मृदा के कण हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किसके कारण? जल व वायु के कारण। मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जल व वायु के कारण। वो होता है मृदा अपरदन, जिसको हम मृदा क्षरण भी कहते हैं। उन मृदाओं में अपक्षालन, लीचिंग की भी समस्या होती है। लीचिंग क्या होता है? तो जब पानी मृदा की सतह पर भरा हुआ रहता है तो उस पानी के साथ में पोषक तत्व घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिसको हम अपक्षालन या लीचिंग कहते हैं। इन कारण से पहाड़ी क्षेत्रों और ढलान वाले क्षेत्रों की मृदाएं कम उपजाऊ होती है। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में क्या होगा? जो निचले भागों की मृदाएं हैं वो अधिक उपजाऊ होगी। क्यों? क्योंकि उन ढलान वाले क्षेत्रों से पानी बहेगा तो पानी के साथ में पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ बहकर कहाँ पर आ जाएंगे? निचले भागों पर। तो जो निचले भागों की मृदाएं होगी वो अधिक उपजाऊ होगी, क्योंकि ऊंचे स्थानों की मृदा के पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर कहाँ पर आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपने समतल और मैदानी क्षेत्रों की जो मृदाएं होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। जो समतल क्षेत्र होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनकी मृदाएं क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचे नीचे स्थानों की मृदाएं कम उपजाऊ होती है। उसका कारण हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 3 नंबर है अपने पास में प्राकृतिक कारक मृदा आयु। तो मृदा जितनी पुरानी होती जाएगी उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जाएगी और उसकी मृदा उर्वरता भी कम होती जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है? पुरानी मृदाओं की मृदा उर्वरता नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा कम होती है। पुरानी मृदाएं कम उर्वरक होती है और नवनिर्मित मृदाएं अधिक उर्वरक होती है। कारण क्या है? तो पुरानी मृदाओं में मृदा अपरदन होने लग जाता है लगातार फसलों को उगाने से। अपक्षालन जो लीचिंग की प्रॉब्लम है उससे। साथ में पुरानी मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती रहती है। नेक्स्ट चौथा कारक है प्राकृतिक कारक जलवायु। तो जलवायु कैसे प्रभावित करती है? जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। अधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा, अधिक वर्षा से मृदाएं कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अधिक वर्षा, अम्लीय मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? तो पानी ज़्यादा होगा तो पानी के साथ मृदा के जो पोषक तत्व हैं वह जल के साथ में घुलकर मृदा के निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अपक्षालन या लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट यदि जलवायु वहाँ पर कम वर्षा हो रही है तो मृदा कैसी होगी? तो मृदा क्षारीय होगी। अधिक वर्षा के कारण तो मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। कम वर्षा के कारण मृदा कैसी हो जाएगी? क्षारीय। क्यों होगी? तो इसका कारण आगे है, इसमें है नहीं। कम वर्षा होती है तब क्या होता है? मिट्टी के अंदर जो जल है मृदा का
जो जल है उस जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण, मृदा के जल का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण। लेकिन जल में घुले हुए खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ में वाष्पीकृत नहीं होते हैं और कहाँ पर जमा हो जाते हैं, मृदा की सतह पर, जिससे मृदाएं कैसी हो जाती है, सारी। नेक्स्ट, जलवायु में क्या है, जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का विघटन तेजी से होता है, जिससे मृदा उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ तो बचेंगे नहीं। नेक्स्ट, जहाँ पर ज़्यादा तेज और शुष्क हवाएं चलती है वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या अधिक होती है। 5 नंबर प्राकृतिक कारक है मृदा प्रोफाइल की गहराई, मतलब मृदा की गहराई कितनी है। तो गहरी मृदा अधिक उपजाऊ होती है, किसकी अपेक्षा, उथली मृदा की अपेक्षा। गहरी मृदा क्या होती है, तो जहाँ पर मृदा की गहराई ज़्यादा होती है, जो नीचे पत्थर है वो काफ़ी गहराई पर होता है तो उसको गहरी मृदा कहेंगे। जहाँ पर मृदा के अंदर पत्थर ऊपर ही आ जाता है तो उसको हम उथली मृदा कहेंगे। गहरी मृदा होगी तो उससे क्या फ़ायदा है, पौधों की जड़ें गहराई तक चली जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि अधिक होती है। जड़ें गहराई में जाएंगी तो जड़ें गहराई से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है। उथली मृदा में क्या होगा, जड़ों का विकास कम होगा, सूखे की स्थिति जल्दी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा। भौतिक दशा में क्या आता है, तो मृदा के अंदर वायु और जल का संचार पर्याप्त होना चाहिए। भौतिक दशा सही होने पर मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी अधिक होती है, जीवांश पदार्थ का अपघटन भी अच्छा होता है। इस मृदा में जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, यदि भौतिक दशा अच्छी है तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। बलुई मृदा में, जो रेतीली मृदा होती है वहाँ पर रंध्रावकाश अधिक होते हैं, रंध्रावकाश अधिक होने के कारण उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि रेतीली मृदा में तुम पानी डालोगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, तो उसकी जल धारण क्षमता कम है। साथ में वहाँ पर पोषक तत्वों का निस्खलन जैसी समस्या होती है और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। बारीक कण वाली जो मृदाएं होती है जैसे सिल्ट और क्ले, क्ले के कणों का आकार सबसे कम होता है 0.002 mm, 0.002 mm। क्ले के कणों का आकार सबसे कम होता है और उससे बड़ा आकार होता है सिल्ट के कणों का। तो जो बारीक कण वाली मृदाएं हैं जैसे सिल्ट और क्ले, इनकी उर्वरता अधिक होती है। नेक्स्ट 7 नंबर है मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों में। तो जहाँ पर मृदा अपरदन अधिक होगा वहाँ पर मृदा उर्वरता क्या होगी, कम। तीर का निशान ऊपर लगा हुआ है मतलब मृदा अपरदन अधिक, तो मृदा उर्वरता क्या होगी, कम हो जाएगी। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, तो यह तो सिंपल सा है, जिस मृदा में पोषक तत्व अधिक होंगे वो मृदा अधिक उर्वरक होगी, जिस मृदा में पोषक तत्व कम होंगे वो मृदा कम उर्वरक होगी। तो जिस मृदा में पोषक तत्व अधिक होते हैं उस मृदा की उर्वरता भी अधिक होती है। विभिन्न मृदाओं में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो सकती है, जैसे अम्लीय और क्षारीय मृदाएं। तो अम्लीय मृदाओं में कुछ तत्व ज़्यादा मिलते हैं, कुछ तत्व कम मिलते हैं। क्षारीय मृदाओं में कुछ तत्व ज़्यादा मिलेंगे, कुछ तत्व कम मिलेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा लिखा है कि विभिन्न मृदाओं में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी हो सकती है या उन पोषक तत्वों की अधिकता हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।